अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग अब दिनों से हफ्तों में दाखिल हो चुकी है। ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका कार्रवाइयों ने खित्ते की सूरत हाल को इंतहाई कशीदा बना दिया है। तेहरान में तवानाई तनसीबात और फौजी अहदाफ पर हमलों के बाद ईरान पर अस्करी और मुआशी दबाव बढ़ गया है। ताहम फौरी सीज फायर के इम्कानात फिलहाल कम दिखाई देते हैं क्योंकि दोनों फरीक इस मरहले पर स्ट्रेटेजिक बरतरी हासिल करना चाहते हैं। ईरान पहले ही सख्त इक़्तिसादी पाबंदियों का सामना कर रहा है, इसलिए तवील जंग उसकी मईशत और शहरी जिंदगी पर गहरे असरात मुरतब कर सकती है, जिसमें ईंधन है, खुराक और अद्वियात की किल्लत जैसे मसाइल भी शामिल हो सकते हैं। इसके बावजूद ईरानी क़यादत और अवामी बयानिए में मुज़ाहमत और कौमी यकजहती पर जोर दिया जा रहा है, जबकि अमरीकी बयानात खुसूसन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सख्त मौक़िफ़ को ईरान में दबाव और सियासी मुदाखलत के तौर पर देखा जा रहा है। मुआशी तौर पर अगर सिफारती कोशिशें तेज़ ना हुई तो ये तनाज़ा न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता के लिए एक तवील और गैर मुस्तहकम मरहला साबित हो सकता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर लिया है ईरानी सहाफ़ी और तजज़ियाकार जॉन हुसैन साहब ने। जॉन हुसैन साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ी खबर जॉन साहब ये सामने आ रही है कि आयतुल्लाह ख़ामनाई के जानशीन के नाम पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है और जो नाम सामने आया है वो आयतुल्लाह ख़ामनाई के साहबजादे मुज्तबा ख़ामनाई है। क्या ये बात दुरुस्त है और ये मरहला कब तक कम्प्लीट हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया इमाम साहब मुझे बुलाने के लिए। देखें, ये जो खबरें आ रही हैं आयतुल्लाह खामनेई के बेटे के हवाले से, हम लोग को जब ईरान में बैठ के जर्नलिस्ट को ये खबरें नहीं मिल रही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वहां पे दूसरे मीडिया चैनल्स को पाकिस्तान में, इंडिया में और दूसरी जगहों पे कैसे ये खबरें मिल रही हैं। तो देखें, ये जो बातें हैं वो सारी ऑब्वियसली ज्यादा चांसेस तो मुश्तबा खामनेई के ही हैं, ये तो सबको पता है बात। बट ये जो करने की कोशिश की जा रही है वो ये करने की कोशिश की जा रही है कि एक चलती हुई गाड़ी के ऊपर जैसे स्टीयरिंग पकड़ के आप जो है वो करना शुरू हो जाए, चलती हुई गाड़ी के ऊपर जो है वो चढ़ जाए। तो आई थिंक इन चीजों के ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है। लाइकलीहुड बिल्कुल है कि मुश्तबा खामनेई आ सकते हैं क्योंकि ही इज द मोस्ट पॉलिटिकली एक्सपीरियंस्ड, सबसे ज्यादा पॉलिटिकली एक्सपीरियंस बंदे वही हैं। और सिर्फ आयतुल्लाह खामनेई के बेटे होने के नाते उनके मेरिट्स को इग्नोर नहीं किया जाएगा, उनको भी फेयर चांस मिलना चाहिए, जो कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसके थ्रू उनकी कंसिडरेशन होगी। तो लेट्स सी। आई थिंक मुझे नहीं लगता पर्सनली कि मुश्तबा खामनेई जो है वो बनेंगे, लेकिन वो रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं तो हो सकता है वो बन भी जाएं और इलेक्शन उनका सक्सेसफुल हो। तो जॉन साहब, प्रोसेस क्या शुरू हुआ है जानशीन को मुंतखब करने के हवाले से? क्या ईरान की मजलिस खबरगान का कोई इजलास अभी तक हो सका है? क्योंकि पहले भी खतरात बड़े मौजूद थे और इसराइल की तरफ से धमकियां भी सामने आ रही थी कि जैसे ही इजलास होगा हम उसको भी टारगेट करेंगे। देखें, ये बहुत ही सीक्रेटिव प्रोसेस है, बिल्कुल भी किसी को इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं दे, खबरगान किसी को भी ना इन्फॉर्मेशन देगी। मुझे लगता है कि कहाँ लोकेशन, कहाँ मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, तो ये चीजें बड़ी सीक्रेटिव रखी जा रही हैं इस वक्त क्योंकि वॉर टाइम सिचुएशन है। तो ऐलान ये आया है कि अगले 24 घंटे में सुप्रीम लीडर जो है, काफी टाइम हो गया इस बात को भी, कल रात को ऐलान ये आया था कि 24 घंटे में सुप्रीम लीडर का इलेक्शन जो है वो हो जाएगा। अब क्या पता आगे जाके और कुछ घंटे लगे इसमें कि खबरगान बैठे और करे, और ये हमें नहीं पता, ये सारी चीजें स्पेक्युलेटिव हैं। अच्छा, जैसे कि अरब मीडिया इस हवाले से कुछ रिपोर्ट कर रहा है, बैनुल-अक़वामी मीडिया इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है, आपको पता है ना कि वो आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत की खबर भी ऐसे ही पहले गैर मुल्की खबरसां इदारे ने ही उसे ब्रेक किया था। ईरान, चूंकि आप ईरान जी 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 आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बात सारी ये है कि आयतुल्लाह खामनाई की शहादत तो चलने समझ में आता है कि इतना बड़ा वाकया था कि बिल्कुल उन्होंने टारगेट किया। और ऐसा नहीं कि वो 100% जो मीडिया है बाहर का वो सच बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, वो कह रहे थे रशिया चले गए आयतुल्लाह खामनाई, वो कह रहे थे वो बंकर में थे। तो देखें, बहुत सारी चीजें बिल्कुल सही बात है, कुछ चीजें सही भी होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों को जानबूझ के गलत एक मिस इन्फॉर्मेशन के तौर पे भी छोड़ा जाता है। मैं आपसे खुद कह रहा हूं ईरान में बैठ के कि यस, प्रोबेबिलिटी है कि मुश्तबा खामनाई ही बने अगले सुप्रीम लीडर, क्योंकि उनका एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है जिसको जो जो एक्सपीरियंस किसी और के पास नहीं है खबरगान के अंदर। उनको काफी सपोर्ट भी आई थिंक हासिल है, तो बिल्कुल हो सकता है कि वो बने। लेकिन ये कहना कि अभी तक हो चुका है, जब तक ईरान ने डिक्लेयर नहीं किया ऑफिशियली, आई थिंक ये गैर जिम्मेदाराना होगा। ठीक है। अच्छा जॉन साहब, ये बताइए, चूंकि आप ईरान में ही मौजूद हैं और तेहरान को भी आप रिपोर्ट भी कर रहे हैं, इस वक्त करंट सिचुएशन है क्या? कितना नुकसान हो चुका हुआ है? चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने इतना नुकसान ईरान को पहुंचा दिया हुआ है, अब ईरान जो है वो पहले जैसा नहीं रहा। ग्राउंड रियलिटी इस वक्त वहां पर क्या देख रहे हैं? ईरान की स्ट्रेंथ इस वक्त क्या है वहां पर? देखें, ट्रम्प साहब तो ये भी कह रहे थे कि मैंने ईरान के सारे ज्यादातर एयर जो लॉन्चर्स हैं, जो इनके मिसाइल लॉन्चर्स हैं, वो तबाह कर दिए हैं और मैंने इनकी नेवी तबाह कर दी है।
अब मैं कॉन्स्टेंटली, मेरा न्यूज ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उस पर मैं कॉन्स्टेंटली वीडियो एविडेंस के साथ, फुटेज के साथ दिखा रहा हूं कि किस तरीके से ईरान के हमले कांस्टेंट हैं। 26 वेव से ज्यादा हमले ये कर चुके हैं। इसराइल के अंदर इन्होंने, अभी बयान आया है कि हमने 40% मिसाइल अपने इसराइल में दागे हैं, और 60% टोटल एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है 6-7 ममालिक का, जो जिनके अंदर ये बेसिस हैं यूएस के। तो जो बहुत सारे बड़े बड़े क्लेम्स वो कर रहे हैं, सिचुएशन ऑन ग्राउंड तो मुझे ये नजर आ रही है कि यहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं, नो डाउट, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अटैक्स तो हो रहे हैं यहाँ पे भी, बिल्कुल। कल रात को जो शाराम ऑयल डिपो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन, बहुत बड़ा बॉम्ब जो है उन्होंने गिराया है, और उसके ऊपर ऐसी बारिश, उसके अंदर तेल उसके अंदर जो है वो सैचुरेटेड है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी बमबारी हो रही है, यहाँ पे भी लोग मर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ से जो रिस्पॉन्स है उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी तक आई थिंक आपके सामने सिचुएशन, और जो बयान आया था पेजिशकियान साहब का, उसके बाद भी हमने देखा कि बहरीन के अंदर, कतर के अंदर और कुवैत के अंदर इन्होंने अपनी स्ट्राइक्स जारी रखी, और अभी तक अटैक्स, बाय द वे, अभी एक वेव अभी आधे घंटे पहले लॉन्च हुई है इसराइल के खिलाफ। तो अटैक्स आर ऑन गोइंग। ठीक है। अच्छा जॉन साहब, ये भी बताइएगा, ईरानी सदर ने जो भी हालिया बयान जारी किया और उसमें उन्होंने यही कहा कि हमने जिन हमसाया ममालिक पर मिसाइल दागे हैं उस पर उन्होंने माजरत भी की, और उसके बाद कहा कि हम मज़ीद जो ऐसे हमले नहीं करेंगे। लेकिन उनके इस बयान के बाद भी हमने देखा कि कुछ ऐसे अटैक्स की खबरें जो हैं वो सामने आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी उनके बयान को इस तरह से ले रहे हैं कि जैसे कि ईरान ने अपनी कमज़ोरी दिखाई है और ईरान शायद डर गया है और उसने सरेंडर कर दिया है। एक्चुअल आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? क्या कोई इख्तलाफ मौजूद है कि हमसायों को टारगेट करना है या नहीं करना? देखिए, पहली बात तो ये कि हमसायों को टारगेट नहीं किया जा रहा। उनके अंदर जो बेसिस उन्होंने दिए हैं, जो अड्डे दिए हैं, और जो प्रैक्टिकल सपोर्ट, ना सिर्फ अड्डे दिए हैं बल्कि उन अड्डों से अटैक्स हो रहे हैं। सिर्फ उन मुल्क के अंदर के अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है और उनके एसेट्स को निशाना बनाया जा रहा है। तो अब बात अगर रहती है पेजिशकियान साहब के बयान की, देखिए वॉर टाइम सिचुएशन के अंदर बहुत सारे बयान पॉलिटिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने क्या कहा फारसी में, अगर आप उसका तर्जुमा देंगे, उन्होंने कहा उसखाई में कुनम, मतलब ये एक जो कर्टियस एक चीज है कि बहुत माजरत आपको ऐसा फील करना पड़ा है, लेकिन जो जो मुल्क हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, हम उनके ऊपर, जो जो मुल्क यूएस को सपोर्ट नहीं करेंगे हमारे अटैक्स में, हम उनको जो है वो अटैक नहीं करेंगे। और ये क्लियर पॉलिसी, बाद में एक क्लैरिफिकेशन बयान भी आया है पेजिशकियान की तरफ से, वो भी आप उठा के देख लें। तो पेजिशकियान जो भी बोले, मैं आपको एक और बात अगर मैं बताऊं, पेजिशकियान भले जो भी बोले जी, और बयानात भले जो भी आए, ना सऊदी अरब के हाथ में है, यूएई के हाथ में है, बहरीन के हाथ में, कुवैत के हाथ में है कि वो अमेरिका को रोकें अपने मुल्कों के अंदर जो अड्डे हैं उनको इस्तेमाल करने से, और ना ईरान के पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में है कि ये जो कमांडर और फौजी और सिपाही जो खड़े हुए बैटलफील्ड के अंदर, कि वो उनको रोक सके। तो खून इतना यहाँ पे चढ़ गया लोगों की आंख में कि मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल अगर कोशिश भी की जा रही होगी कि भाई रुक जाओ, थोड़ा हल्का हाथ रखो, तो जी। मुझे नहीं लगता कि ये सोल्जर्स की तरफ से और इनकी जो सिपाही हैं उनकी तरफ से कोई कमी कोताही या पेशी नजर आएगी आपको। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं ना कि 8 दिनों के बाद सऊदी अरब की तरफ से भी बड़ा सख्त बयान आया। उन्होंने कहा कि जी अगर हम पर अब हमला हुआ तो हम इसका जवाब देंगे। फिर यूएई के जो सरबराह हैं उनकी तरफ से भी बड़ा सख्त बयान जो है वो सामने आया है। आपको लगता है कि ये मामला जो है वो ईरान के हक में नहीं जा रहा, चूंकि जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं अब वो खुल के हो सकता है कि सामने आ भी जाएं? देखिए, ये मुल्क पहले कब साथ थे, ये तो पहले, मतलब मैं आपसे एक बड़ा फ्रैंक सवाल पूछ रहा हूँ, ये मुल्क पहले भी कब साथ थे? और दूसरी बात ये कि ये मुल्क तो ईरान की जो मिसाइलें जाती थी इसराइल की तरफ, उसको रोकने के लिए अड्डे भी बनाए हुए हैं, दिए हुए हैं, और अटैक जो हो रहे हैं ईरान के ऊपर उसके लिए भी अड्डे बनाए हुए हैं। जी, मतलब इन मुल्कों से तो कोई एक्सपेक्टेशन रखी नहीं जाती ना कि वो अपने, वो जितना भी ओआईसी के अंदर उन्होंने क्या कर लिया मजम्मत के अलावा, और 41 मुल्कों की फौज ने क्या कर लिया मजम्मत के अलावा फलस्तीनियों के लिए। तो ये सारी बातें हैं, आपको देखिएगा, आप भी देखिएगा कि इनके जो भी ये बातें कर रहे हैं, इनसे इनका सबसे ज्यादा इस वक्त खुद ही ये रियलाइजेशन होनी चाहिए इनको कि टाइम आ गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स को हम यहां से निकालें। और रिलेशनशिप तो ठीक। कभी भी जो है वो प्रायोरिटी नहीं देते जंग की सिचुएशन में। ईरान के लिए ये डू और डाई सिचुएशन है। इनके सुप्रीम लीडर को शहीद किया है, इनके बिल्कुल। ऊपर जंग दोबारा मुसल्लत की है। मतलब इट इज नॉट इजी टू एक्सपेक्ट कि ईरान ये जो बेसिस है उनके ऊपर अटैक ना करे। जहां से अटैक्स हो रहे हैं, सारे बेसिस को अटैक नहीं कर रहा ईरान। टर्की के अंदर, अजरबैजान के अंदर, ओमान के अंदर जो एसेट्स हैं उनको टच। जी बिल्कुल जी, आपने ठीक कहा कि जहाँ से अटैक्स हो रहे हैं उन्हीं पर जवाबी जो है वो जा रहा है। जॉन हुसैन साहब, आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त हमें माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम साहिबा ने भी ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर सुंदस, अब ये
दिनों से बात अब हफ्तों में दाखिल हो गई है। जैसे कि मशरिक़ वस्ता में भी ये फैलती हुई नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है कि सिफारतकारी से कोई रास्ता अभी निकल पाएगा, या बैनुल-अक़वामी दुनिया को इस चीज़ का एहसास है कि सूरत हाल अभी कंट्रोल में हमारे नहीं आ सकेगी अगर मज़ीद इसको बढ़ने दिया गया? आपको क्या लगता है कि कुछ दीगर ममालिक जो हैं वो आगे आके इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं? देखिए जी, मसूद बख्शरसानी साहब के बयान के बाद से तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल होती नज़र आ रही है, ना कि मज़ीद वर्स अगर वर्स है तो वो ईरान के वो जो अमेरिका के जो बयानात हैं एग्रेसिव किस्म के और वो नहीं रुक रहे हैं। लेकिन आप देखें कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ और ईरान को आपस में लड़वाने की जो साजिश थी वो मसूद बख्शरसानी साहब के बयान के बाद से काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल है। और यही नहीं चाहिए जनाब आपके ये इंतशार का जो शिकार हो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ और एक दूसरे पर अटैक करें। जबकि अज़रबैजान के बारे में मैंने कहा था ये अटैक हमारी तरफ से नहीं किया गया था। तो ईरान जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ ईरान पर जो है वो एक दूसरे के मुखालिफ ना हो जाए, एक दूसरे पर ना करें। इसलिए जो है जनाब उनकी तरफ से बहुत ही अच्छा एक खुशआइन इक़दाम था ये बयान आना। जबकि पाकिस्तान और तुर्किया, जैसे मैं कहती हूँ तेहरान में ये 2 बातें सुनी जाती हैं पाकिस्तान और तुर्किया की, तो रीजनल लेवल पर इन 2 कंट्रीज़ को आगे बढ़कर जो है वो अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए। और ट्रंप, मुझे लगता है कि ट्रंप के अपने अंदर से ही कांग्रेस की जानिब से, अमेरिकन की जानिब से अगर कोई रोक सका तो उसको रोकेगा। अब अमेरिका का ये सोचना है दैट अमेरिका कम्स फर्स्ट और इजराइल कम्स फर्स्ट। अब खुद अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप से पूछने पर मजबूर हो गए हैं कि आप तो अमेरिका कम्स फर्स्ट का नारा लगा के निकले थे, तो इजराइल कम्स फर्स्ट कहां से आ गया है? तो ये जो फूट, ये जो बगावत, ये जो रिजीम चेंज, ये सारी चीजें ईरान के लिए तो नहीं हो सकी है, लेकिन खुद अपने अमेरिका के अंदर जो है उस तरह की आवाजें उभर रही हैं। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि इंशाल्लाह ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पर जो है ईरान की जानिब से बमबारी का सिलसिला तो मजीद आगे नहीं बढ़ेगा और ये सिचुएशन रीजन लेवल पर तो अंडर कंट्रोल आ जाएगी। लेकिन असल में बात ये है कि इसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जिस तरह के मैं समझती हूँ जनाब कि ये सारी जो ममालिक हैं, ठीक है, इनको सिर्फ आजमाया जा रहा है, देखा जा रहा है कि ये सारी कंट्रीज जो है कौन कितने पार। एक्चुअली ये जो रीजनल पावर्स को आपस में लड़ाकर जो सुपर पावर्स हैं ये देख रही हैं जनाब कि कौन किस ब्लॉक में है। और अगर रशिया और चाइना जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका, इजराइल और इंडिया का एक ब्लॉक है, तो कौन सा ब्लॉक ज्यादा पावरफुल है? ठीक है। और इस वक्त हमें बिल्कुल डॉक्टर सुंदर, ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया, आप हमारे साथ ही रहिए। अच्छा जॉन हुसैन, आप ये बताइए, अगर ये जंग तवील होती है और जैसे कि ये तवील होती नज़र भी आ रही है, तो ईरान के जो शहरी हैं उनको किन किस्म की मुश्किलात का आगे सामना करना पड़ सकता है? और मौजूदा पाबंदियों के बायस तो आपको पता है उनकी मईशत पहले ही काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। क्या उनकी मईशत मज़ीद कुछ रोज़, कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ साल जो है वो ये जंग का बोझ बर्दाश्त कर सकेगी? देखिए, आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ। यहाँ पे ईरानी रियाल जो है ना वो मजबूत हुआ है। तो बात दुनिया में डॉलर गिर रहा होगा, यहाँ पे मैंने अभी भी फेसबुक और इंस्टाग्राम में मेरी जाके वीडियो देखें, कल रात को इकोनॉमिक एक्टिविटी में दिखा रहा हूँ रश, रेस्टोरेंटों में रश कितना है और रैलियों में भी रश कितना है और यहाँ पे कितना नॉर्मलाइज चल रही है चीजें। आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन है जो ईरानी लोगों का रिजॉल्व है ना, वो कोई आम बंदा बाहर बैठ के नहीं देख सकता, उसको यहाँ आना पड़ेगा देखने के लिए कि किस तरीके के लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि, और इमोशंस असाइड, सेंटिमेंट असाइड अवाम का, कोई इकोनॉमिक प्रेशर इनको पहले भी आई थिंक इतना वो नहीं हिट किया कि बाहर प्रोटेस्टर भी दिखाए गए मीडिया पे और राइटर भी दिखाए गए, कोई इतना वो भी नहीं हुआ। और अभी भी आई डोंट थिंक इनके पास इतनी सॉरी आई थिंक अभी भी ईरान वो मुल्क है जो सबसे ज्यादा आउटलास्ट कर सकता है इन दूसरे सारे ममालिक को जो जंग के अंदर इन्वॉल्व है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। बिल्कुल जी, हमने आपकी वो वीडियोस भी देखी हैं और उसमें काफ़ी एक्टिविटी जो है वो नज़र भी हमें आ रही है। अच्छा ये बताइएगा, ये जो जैसे कि अभी खबरें तो सामने आ रही हैं, आपने खुद भी कंफर्म नहीं किया अभी तक कि कोई ऐसी खबर जो है जिस पर इत्तेफाक हो गया कि जानशीन का इंतखाब हो गया। ये बताइए, अगर कोई ऐसा खबर आ भी जाती है कि ठीक है किसी जानशीन के नाम पर इत्तेफाक कर लिया गया है, वो अनाउंस भी कर दिया जाता है, तो पहले आयतुल्लाह खामनाई को जिस तरह से टारगेट किया गया या बाकी लोगों को जिस तरह से टारगेट किया गया, तो इस दफ़ा ईरान की क्या स्ट्रेटजी होगी कि अब नए जानशीन की हिफाजत जो है वो पहले से ज़्यादा कर सकें वो? देखें, इसमें तो कोई मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि उनको बंकर में लेके जाएंगे, मुझे नहीं लगता। स्ट्रैटेजी तो यही होनी चाहिए कि उनको बंकर में ले जाएं। नेतन्याहू भी जैसे बंकर में चला जाता है, लेकिन ऐसे लोग नहीं है अनफॉर्चुनेटली ईरानी। तो होना तो यही चाहिए। और प्रोटोकॉल के अलावा इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता कि मतलब इसके अलावा आप कोई भी मेजर ले सकें। आप क्या करेंगे? B-52 बॉम्बर अगर आता है ऊपर से बॉम्ब गिराता है, चलें जी, इंटरसेप्शन जो भी है आपकी रेट है, वो स्टेल्थ बॉम्बर अगर आके गिराता है तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम टू डू दिस। लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि हो सकता है ये कोशिश करें दोबारा, और हो सकता है नए सुप्रीम लीडर आए उनके ऊपर भी अटेम्प्ट करें। बट अगेन मैं ये चीजें जो है वो
नहीं देखता कि ईरानी बंकर में लेके जाएंगे अपने लीडर को, जो है वो कहीं अपनी मतलब लेके जाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन कोई लीडर आई थिंक जाएगा नहीं। यहाँ पे बड़े खुले तौर पे घूम रहे होते हैं लोग। तो ठीक है। उसके अलावा कौन से मेजर्स होंगे मुझे नहीं पता कि क्या मेजर्स इंटेलिजेंस जो है वो डिप्लॉय करेगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सुंदर ये बताइए, अभी हम देख रहे हैं कि ईरान पे जो पिछले 8-9 रोज से शदीद बमबारी भी की जा रही है, ईरान उसका जवाबी जब अभी हमला भी कर रहा है, जवाब भी दे रहा है, और उस पर भी ईरान बड़े बड़े दावे कर रहा है कि काफ़ी नुकसान दुश्मन को पहुंचाया जा चुका है। आबनाए हुर्मज़ की बंदिश के बाद जो है वो मशरिक़ वस्ता के वो ममालिक जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और उसकी सप्लाई करते हैं, और ख़ास तौर पर बैनुल-अक़वामी मईशत, क्या वो इस लॉस को बर्दाश्त कर सकेगी जो कि आबनाए हुर्मज़ के बंद होने के बाद इस वक्त पहुंच रहा है? I really don't think so। देखिए आप ये देखिए सवाल कि तो चाइना अमेरिकन के से लिए तो उन्होंने पूछिए। खोला। चाइना और भारत ये दो सबसे ज्यादा करीब तरीन ममालिक हैं। पाकिस्तान ऑफ कोर्स, पाकिस्तान और चाइना के लिए तो उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते ही हैं, लेकिन अगर वो मुकम्मल बंद करते तो चाइना और भारत सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। बरामदात जो है जिन उनकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अमेरिका के डोर स्टेप पर तो ये जंग आती नजर नहीं आती, लेकिन इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली विद द पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली अमेरिका पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जी। सऊदी अरब पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, यूएई पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आबनाए हुर्मज़ ये इतनी इंपॉर्टेंट पोर्ट है कि इस के बंद होने से जो है यूएई, सऊदी अरब, भारत, चीन, ये सारे ममालिक बहुत ज्यादा मुतासिर होंगे। और भारत को जो है पेट्रोल, आपके देखिए उनका इंडस्ट्रियल 80 to 90% इंडस्ट्रियल सेक्टर जो जी। है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर होने के खदशात हैं। पाकिस्तान में आप देखिए प्राइस हाइक जो है पेट्रोल की कितनी बढ़ गई है, इंटरनेशनल आलमी मार्केट में बढ़ गई है। तो ये पोर्ट बहुत अहमियत का हामिल है, और मेरा ख्याल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग ईरान के पार्ट पर उसका कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एक मजबूत बाजू है उसका, और इस पर वो खेल सकते हैं डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली, ज्योग्राफिकली, ठीक है। इन एनी वो सकता है, और उसको खेलना चाहिए भी। बिल्कुल। यानी कि आप देखिए ईरान ने ना सिर्फ बताया कि ना सिर्फ वो सेंटिमेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट से देखिए आप कितना वो मतलब व्हेन इट कम्स टू रिलीजियस सेंटिमेंट्स तो वो इकट्ठा एकदम यूनाइटेड हो गए हैं। जो बगावत जो है वो अमेरिका ईरान से एक्सपेक्ट कर रहा था, वो तो टूट फूट का शिकार जो है, उसके अपने कांग्रेस उसके साथ नहीं खड़ी है, तो वो ईरानियन तो मजीद बल्कि ज्यादा यूनाइटेड हो गए हैं। बिल्कुल जी, ईरानियन जो है डॉक्टर सुंदर आपने ठीक कहा, ज़्यादा यूनाइटेड हो गए हैं। आप हमारे साथ ही रहिए। अच्छा जॉन साहब, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, काइंडली उसे कंप्लीट कीजिएगा। नहीं, मैं स्ट्रेट और सॉरी, मुझे नहीं पता था आपका सवाल डॉक्टर सुंदर की तरफ था, बट जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उसी पे ही हम बात करना चाह रहे थे। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है और बैनुल-अक़वामी इदारे जो हैं, बैनुल-अक़वामी मईशत उसका बोझ उठा सकेगी? देखें, मेरा जो जवाब है इस चीज पे वो ये है कि ये तो अमेरिका को बोलना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कि आपने ये क्यों किया। ईरान से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इनके लिए डू और डाई सिचुएशन है, और इनकी अपनी मैरिटाइम बाउंड्री है। आप मुझे बताएं, कल को अगर पाकिस्तान के बाहर इसराइल लेके आ जाए, अपनी अमेरिका और इसराइल लेके आ जाए, बोले डी न्यूक्लियराइज करो और अटैक, जंग मुसल्लत कर दे, और हमारे लीडर को अल्लाह ना करे शहीद कर दे, तो क्या पाकिस्तान बंद नहीं करेगा मैरिटाइम? पाकिस्तान हर चीज नहीं करेगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए? तो ईरान से एक्सपेक्टेशन रखना गलत है। और मैं कहता हूं कि ये जो प्रेशर अभी है, अभी तक रियल प्रेशर रियलाइज नहीं किया है, ना सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बल्कि बाब अल मंदब भी ईरान क्लोज कर सकता है। वहां पे जो हुती बैठे हुए हैं यमन के अंदर, उन्होंने अगर अपना कैंपेन शुरू कर दिया तो 2023 से लेकर 2025 तक ये ऑलरेडी 2 साल नाच नचा चुके हैं उसको, और एट द एंड ऑफ द डे 2025 में सीज फायर करनी पड़ी अमेरिका को कि प्लीज भाई हमारे ऊपर हमला नहीं करना, हम आपके ऊपर जी। हमला नहीं करेंगे। और बाब अल मंदब से 30% टोटल कार्गो जाती है ट्रैफिक की, पूरी दुनिया की, और 12% वो वर्ल्ड ट्रेड में आता है। तो आप सोचें कि कितना बड़ा इम्पैक्ट ये दोनों जब बंद होंगे तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया बिल्कुल जी, इसका इम्पैक्ट हमें अब इस वक्त नजर भी आ रहा है दुनिया भर में। आपने बिल्कुल ठीक कहा जॉन हुसैन, और ईरान के पास जैसे कि आप बता रहे हैं कि मजीद ऑप्शंस भी मौजूद हैं। फिलहाल के लिए अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुंदर साहब, हमारे साथ ही रहिए। फिलहाल एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे, आप लोग हमारे साथ में। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमें दिफाई तज़्ज़िकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर सुंदर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, रजीम चेंज तो नहीं हुई और हो भी नहीं सकती, और 18 अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है कि इतने बड़े पैमाने पर हमले के बावजूद भी है ईरान में रजीम चेंज मुमकिन नहीं है। तो इससे कम पर अमेरिका तो इत्तेफाक नहीं करता, और जंग तो भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, मजीद हमले तेज होंगे, या ये जंग जो है हमें मजीद कुछ दिनों, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, जिस दिन जंग के पहले रोज अमरीकी सदर ने जो अपने अहदाफ बताए थे, जिनमें उनका सबसे बड़ा हदफ जो था ईरान में रजीम को चेंज करना, हुकूमत को चेंज करना, जो उन्होंने बताया था, उस वक्त ही बहुत से लोगों ने कहा था कि उन्होंने मिस कैलकुलेट किया है। उन्होंने ये हदफ रखते हुए
ईरानियंस की हिस्ट्री नहीं देखी, वहाँ पर जितना डीप रूटेड ईरानियन रेवोल्यूशन 47 ईयर से हो चुका हुआ है, उसको उन्होंने स्टडी नहीं किया और उन्होंने अजम्पशन के ऊपर या एक हाइपोथेसिस खुद ही बनाया और उसके ऊपर उन्होंने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, बेसिकली इसराइल के इमा पे। और उन्होंने समझा कि शायद चंद दिन की वहशियाना बमबारी से, उनका निज़ाम हुकूमत जो है ना उसको तबाह करने से, उनके बड़े बड़े कम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को एंगेज करने से, उनकी लीडरशिप को मारने से शायद वहां पर को अपतरी पैदा हो, अनार्की क्रिएट हो, लोग वोलेटाइल हो जाए, वो बाहर निकल आए और वहां की गवर्नमेंट और रजीम चेंज हो जाए। ऐसा नहीं फिलहाल नजर आता। आपका ये सवाल कि इससे कम किसी टारगेट पे या किसी ऑब्जेक्टिव पे अमेरिका मानेगा, अगर वो इस अपने टारगेट को अभी रिवाइव कर लेते हैं या उसको चेंज कर लेते हैं, तो ज़ाहिर है उसमें उनकी अपनी सुबकी है। फिर उनको ये कंसीड करना पड़ेगा कि उन्होंने जो हदफ रखा था वो हदफ ठीक नहीं था, उन्होंने हदफ रखते हुए ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देखा। तो ईरानियंस का जहां तक तल्लक है, उनको जो जितना इन्होंने बॉम्बिंग करनी थी, जितना नुकसान पहुंचाना था, 150 से ज्यादा सिटीज को उन्होंने एंगेज किया, मैसिव बॉम्बिंग कर रहे हैं, बहुत से लोग शहीद हुए हैं, स्कूलों के बच्चे, हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अभी भी वहां पर कोई ये ऐसा नजर नहीं आता कि लोग उठ खड़े होंगे और बाहर आके तो इस हुकूमत को चेंज करेंगे। रजीम को वो चेंज करना चाहते हैं, वो सिर्फ हुकूमत को नहीं, वो चेहरे चेंज नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि जो ईरानी रेवोल्यूशन के बाद ईरान का पूरा एक सेटअप है, उसको बदला जाए, इस माइंडसेट को बदला जाए। तो वहां पर तो अल्टरनेट भी कोई नहीं है। कोई अल्टरनेट लीडरशिप होती जिसके कोई रूट्स होते फिर भी था। जो थोड़े बहुत मुखालिफ थे आयतुल्लाह अली खामनेई के ऐसे रजीम के इस वहशियाना बमबारी के बाद, तो अब वो भी बात करना छोड़ गए हैं, क्योंकि जब इतनी ज्यादा आप तबाही करते हैं तो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव भी साबित होता है। वही कुछ वहां पर हो रहा है। तो इतनी जल्दी तो जंग रुकती नजर नहीं आती। ठीक। अभी जब एरियल बॉम्बिंग से रजीम चेंज नहीं हुआ, तो फिर उनको ग्राउंड फोर्सेस उतारनी पड़ेंगी, जो कि मेरा नहीं ख्याल इस वक्त वो किसी मूड में है। तो ग्राउंड फोर्सेस उतारेंगे तो फिर जंग का बिल्कुल टोटल नक्शा बदल जाएगा, नौइयत बदल जाएगी। जहाँ पासदार इनकलाब है, ईरानी फौज जो है, उनकी जमीनी फोर्सेस उनकी भी काफी स्ट्रांग है, फिर उनका अपना मुल्क है। तो ऑल इन ऑल एक कंफ्यूज डिफिकल्ट सिचुएशन में इस वक्त अमेरिका और इसराइल आ चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन इससे कुछ सबक सीखने की बजाय या अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने के बजाय वो दे आर स्टिल परसिस्टिंग कि जी आप मैसिव एयर बम्बार्डमेंट करें। कब तक करेंगे? मेरा नहीं ख्याल उससे कोई फौरी तौर पर उनको अहदाफ हासिल होने वाले हैं। फिलहाल तो लगता ज़ाहिर ये है कि उनकी सुबकी ही लिखी गई है इस स्ट्रेटजी के साथ। तो ठीक है, बड़ा अहम नुकता सर आपने उठाया है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप ये बताइए, रूस और चाइना के भी तो ईरान के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, वो तिजारती हो, मुआशी हो, अस्करी हो, लेकिन इसके बावजूद बयानात की हद तक तो वो ईरान के साथ हैं, लेकिन अमली तौर पर वो अभी तक सामने नहीं आए। इसकी क्या वजह है? और अगर आने वाले दिनों में अगर ये जंग मजीद फैलती है तो क्या रूस और चाइना भी ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं इस मामले पर? देखिए जी, कैसे वो अमली तौर पर नहीं है। मैं हमेशा ये बात अभी आजकल जिन प्रोग्राम्स में अपेयर हो रही हूँ कि जो रूस की जंगी मशकें जो थी वो ईरान के साथ हुई थी, तो इससे बड़ा एविडेंस और प्रूफ क्या होगा। और 2016 में जो चाइना और ईरान के माबैन जो 400 अरब डॉलर का एक मुआहदा जो तय पाया था, शी जिनपिंग ने विजिट किया था ईरान। आयतुल्लाह खमेनी साहब ने तो 1981 में विजिट किया था, लेकिन शी जिनपिंग ने 2016 में, उनके जो 400 अरब डॉलर का सरमायाकारी जो ईरान और चीन के माबैन की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उन्होंने की थी, उसके बाद से सबसे बड़ा मुआहदा ये था कि ईरान जो है वो तेल नहीं रोकेगा। और आपने हर्मस के बंद करने के बाद या उसके हवाले से जनाब बंद कर देंगे, चाइना के लिए वो बंद नहीं इसलिए भी कर सके क्योंकि वो उनका पार्टनरशिप उनके दरमियान एक वायदा हुआ है 400 डॉलर का, 400 अरब डॉलर का। और इसके बाद से तो कोई जवाब ही नहीं है कि चाइना को जो है वो सेटबैक किया जाए। चाइना पर भी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके असरात मुरतब होंगे, सारी दुनिया पर होंगे। तो चाइना जो है वो, जैसा मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा कि भारत और चाइना सबसे ज्यादा मुतासर होने के इम्कानात हैं हर्मस के बंद करने के उसके बाद से। लेकिन चाइना के पास अच्छा खासा भी तेल का भी जखीरा मौजूद है, और इस मुआहदे के बाद से तो वो चाइना के लिए तेल बंद नहीं कर सकते हैं। तो बैकएंड सपोर्ट चाइना की भी है, बैकएंड सपोर्ट जो है वो रशिया की भी साथ है, लेकिन ये अभी फिलहाल दावा वाशिंगटन पोस्ट अमेरिकी मीडिया की जानिब से किया जा रहा है। अमेरिकी हुकाम इस पर जो है अभी तक भी खामोश है।
तो लेकिन कौन है जो ईरान को ये बैक एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और कितना ईरान विजिलेंट है, ये सुपर पावर्स देख रहे हैं कि इनके पीछे चाइना और रशिया खड़ा है। लेकिन आप देखिए कि अपने अंदर जो सेंटीमेंट है, जैसा कि वो शहीद होने के लिए जो तैयार है। आप देखिए 6 अमेरिकी फौजी की हलाकत के बाद जब उनकी डेड बॉडीज अमेरिका पहुंची तो खुद मेलिना ट्रंप और ट्रंप उनको लेने के लिए खड़े थे और वो सारी उनकी फैमिलीज खड़ी थी। तो एक फौजी जब हलाक होने के बाद अमेरिका जाता है तो पूरा अमेरिका हिलकर रह जाता है। वो नहीं दोबारा से अफगानिस्तान बनने देना चाहते। ये नहीं है कि अभी 1300 लोग वहां पर शहीद हो गए हैं तो वो तो शहादत का जज्बा, रिलीजियस सेंटीमेंट उनके पार्ट पर, जंग को तवील करना सब कुछ बहुत स्ट्रांग है। बट इट्स नॉट द केस विद यूएसए एंड इट्स नॉट द केस इवन विद इजराइल। वो बख्तर गाड़ियों में एक बार फिर से छुपने पर मजबूर हैं। तो ये जो मिसकैलकुलेशन जिसके आपके मेरे फेलो गेस्ट ने पहले भी कही है, ईरान और ईरान के पार्ट पर नहीं, क्योंकि वो तो एज पर प्लान चल रहा है। ईरान वाज क्वाइट मेंटली प्रिपेयर फॉर दिस वॉर कि अगर ये हुआ, जैसे कि लेट सुप्रीम लीडर ने भी कहा था, तो पूरे खलीजी ममालिक पर इसके असरात होंगे। वो एज पर प्लान चल रहे हैं। मिसकैलकुलेशन है तो अमेरिका और इजराइल के पार्ट पर है, क्योंकि वो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनके तमाम अमेरिकी अड्डों को, अमेरिकी फौजियों को पूरे रीजन में जो है निशाना बनाया जाएगा। So I think the dent on the Israel's and on the America's part, not on the Iran's part. ठीक है डॉक्टर साहब, आपने ईरान की प्लानिंग की बात की है, तो ब्रिगेडियर साहब, ईरान की प्लानिंग में तो फिर ये भी चीज़ थी ना कि अगर अमेरिका इसराइल हम पर हमला करते हैं तो हम जवाबी तौर पर खित्ते में मौजूद इनकी बेसिस पर हमला करेंगे। ऐसा ही ईरान ने किया भी, लेकिन उसके बाद 8 रोज़ बाद जब सऊदी अरब की तरफ से अब बड़ा सख्त रिस्पॉन्स आया कि अब अगर हमला किया आप लोगों ने तो फिर हम आप पर जवाबी हमला करेंगे। ये ईरान की पॉलिसी किस हद तक आपको जो है इफेक्टिव नज़र आई है, या फिर ये हुआ है कि मशरिक़ वुस्ता के ममालिक जो हैं वो अब ईरान के साथ नहीं खड़े हो सकते क्योंकि उन पर भी अटैक हो चुका हुआ है? देखिए जी, ये जो ईरान की पॉलिसी तो आउट ऑफ कंपल्शन भी है ना। अभी अमेरिका ईरान पे हमलावर है, भरपूर तरीके से हमलावर है, और वो हमलावर है अब गल्फ में अपनी बेसिस से। तो अगर ईरान ने अमेरिका को हिट बैक करना है तो किधर करें? अभी न्यूयॉर्क को, वाशिंगटन को तो वहां से बैठे हिट ही नहीं कर सकते ना। वो उन्होंने बेसिस को हिट करना है। वो बेसिस हैं गल्फ में। जब उन बेसिस को वो अटैक करते हैं तो जाहिर है वो ममालिक कहते हैं अब हमारे खुद मुख्तारी की जो है ना खिलाफवर्जी कर रहे हैं, अब हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं। ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बेसिस आपके मुल्क में लोकेटेड है। हाँ, ये जरूर है कि उनको अगर उन्होंने हमला किया है या अटैक किया है या वहां पर उन्होंने उसको रिटेलिएट किया है तो वो आम पब्लिक प्लेसेस पे, एयरपोर्ट्स पे, रिफाइनरीज पे, इस तरह की जगहों पे करने से इज्तनाब करें, क्योंकि उससे ज़ाहिर है फिर आम पब्लिक का नुकसान होता है, फिर खित्ते में ज्यादा हालात खराब होते हैं। आपका ये कहना कि जी उससे ईरान को क्या एडवांटेज होगा, जब ये उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, मिसाइल अटैक ही हो रहे हैं ना जी, उससे उनकी कैजुअलिटीज अगर हो रही हैं तो उन कैजुअलिटीज का उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि ये ममालिक यूज टू नहीं है जंगों के। यहाँ पर कभी कोई जंग नहीं हुई, ये यूज टू नहीं है जंगों के, ये यूज टू नहीं है कैजुअलिटीज को इस तरीके से उठाने के या बॉम्बिंग देखने के। तो उन्होंने जाके अमेरिका के ऊपर शिकायत किया है, अमेरिका के ऊपर इनका प्रेशर बढ़ा है। यही ईरान एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि इनका प्रेशर फिर अमेरिका पे बढ़ेगा और अमेरिका अपनी स्ट्रेटेजी शायद कोई थोड़ी बहुत चेंज करे या सोचे। जहां तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है, सऊदी अरेबिया की ये बात ठीक है कि अगर आप रियाद को टारगेट करते हैं, अमेरिकन सफारत खाने को टारगेट करते हैं, डिप्लोमेट्स को करते हैं, तो ज़ाहिर है उनके कैपिटल में वाक़ है, उससे उनके भी कोलैटरल डैमेज होते हैं और वो हमारे लिए भी मुश्किल होती है, क्योंकि हमारा सऊदी अरेबिया के साथ एक दफाई मुआहदा है। फिर सऊदी अरेबिया की इस्लामी दुनिया में एक डिफरेंट हैसियत है, हर कोई अरमान शरीफैन से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। तो ये प्रॉब्लम ईरान के लिए भी हो सकते हैं। कुछ बीच में बयानात ईरानियन क़यादत के आए कि वो इस तरीके से अपने पड़ोसी ममालिक को टारगेट नहीं करेंगे, जिसको लोगों ने सराहा भी। लेकिन अमेरिकन बेसिस को टारगेट करना तो ईरान की कंपल्शन बन जाती है, उसको नहीं करेंगे तो फिर किधर करेंगे। इसराइल के ऊपर तो जो मिसाइलों से हमले कर रहे हैं, इसराइल उनके लॉन्ग रेंज मिसाइल की रेंज में आता है, लेकिन अमेरिकी टारगेट जो अमेरिका के अंदर है वो तो नहीं आते। तो यहीं पर उन्होंने अटैक करना है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसमें थोड़ा सा देख के ईरान को भी चलना पड़ेगा, अदरवाइज सबके सब उसके मुखालिफ हो जाएंगे। तो जंग न सिर्फ फैल जाएगी, इनमें से कुछ की सरहदें ईरान के साथ मिलती हैं, तो ईरान के लिए फिर मजीद मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका के ऊपर उनका प्रेशर जरूर है, खलीजी ममालिक का, और अमेरिका को प्रेशर फील भी होगा, क्योंकि एक तो ऑयल की बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में स्पेशली यूएई वगैरह में इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उसमें जो अमेरिकन लोग भी हैं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी यहाँ पर इफेक्ट होती है। तो ये नहीं है कि उन पर प्रेशर अमेरिका पर नहीं है, प्रेशर डेफिनेटली उनके ऊपर है। और अगर ईरान ऐसे डिटर्मिन्ड रहा अमेरिकन इस ऑनस्टार्ट के अगेंस्ट, तो ये इस तरह के इश्यूज भी सामने आ सकते हैं
कि यही ममालिक अमेरिका से कहें कि बिल्कुल हमारा बीच में नुकसान हो रहा है, आप इन हमलों को यहाँ से रोके, अपनी स्ट्रेटजी चेंज करें। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि दबाव बढ़ाने की ये पॉलिसी है, किसी हद तक ये करामत भी साबित हो रही है। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुंदस, आपने हमें वक्त दिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जेफरी एप्स्टीन का मामला महज एक फर्द के जराइम तक महदूद नहीं, बल्कि इसे आलमी ताकत, अशराफिया के नेटवर्क्स और एहतसाब के निज़ाम के तनाजुर में भी देखा जा रहा है। सामने आने वाली एप्स्टीन फाइल्स दरअसल अदालती रिकॉर्ड्स, गवाहियों, ईमेल्स, मरासलाजात और तफ्तीशी दस्तावेजात का मजमुआ है, जिनमें मुख्तलिफ बासर शख्सियात के साथ रवाबित का जिक्र मिलता है, जिनमें साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन, बरतानवी शाही ख़ानदान के रुकन प्रिंस एंड्रयू और मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसे नाम भी ज़ेर बहस आए हैं। ताहम किसी दस्तावेज़ में नाम आ जाना लाजमन जुर्म में मुलव्वस होने का सबूत नहीं होता, बल्कि और इसके साथ साथ कानूनी तौर पर वाज़ेह शवाहिद ही जिम्मेदारी का तयन करते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये फाइलें लाखों सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तलिफ मुकदमात और तहकीकात का हिस्सा हैं, जिनमें से कुछ मंजरेआम पर आ चुकी हैं, जबकि कई रिकॉर्ड्स अब भी अदालती या तफ्तीशी मराहिल में हैं। जेफरी एप्स्टीन की 2019 में गिरफ्तारी और इसी साल न्यूयॉर्क की जेल में उनकी मौत, जिसे सरकारी तौर पर खुदकुशी करार दिया गया, ने मजीद सवालात को जन्म दिया, जिससे आलमी मीडिया और अवामी बहस में ताकतवर हलकों के मुमकिना असर रसूख, मीडिया ट्रायल और मालूमात के सियासी इस्तेमाल जैसे मौज़ूआत भी शामिल किए गए हैं। इसीलिए बहुत से मुबस्सिरीन के नज़दीक ये केस सिर्फ एक फौजदारी मामला नहीं, बल्कि आलमी सियासत, ताकत के ढांचे, इंसानी हुकूक और मालूमाती ताकत के पेचीदा ताल्लुकात को समझने का भी एक अहम हवाला बन चुका है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर बैन-अक़वामी अमूर उस्मान ने। उस्मान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब, हर कुछ दिनों के बाद और कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसी दस्तावेज़ात जो है वो रिलीज़ कर दी जाती हैं जो बड़ी रेलिवेंट होती हैं। ज़रा ये बताइए, जेफरी एप्स्टीन से मुतालिका ये जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी दस्तावेज़ात हैं, उनका अभी तक का क्या इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है? मज़ीद कौन लोग जो हैं वो इसके ज़ेरे असर आ सकते हैं और बैन-अक़वामी तौर पर इसका क्या असर आप देख रहे हैं? जी, हमने देखा कि एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से जो 35 लाख फाइल्स का बैच पहला रिलीज़ किया गया, उसके बाद हमने जोल्ट करते देखा यूरोप के अंदर कि किस तरीके से पैलेस से लेके पार्लियामेंट तक वहाँ पे हिल गए और जो सर्विंग पॉलिटिशियंस थे उन्होंने स्टेप डाउन किया या उन्हें सैक कर दिया गया और वहाँ पे तहकीकात अभी तक जारी हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर कोई ऐसी हमने फिगर नहीं देखी। नो मैटर उन्होंने कांग्रेशनल जो आप कह लें कि कमेटीज का सामना किया, पॉम बॉन्डी होगी, टॉड ब्लैंच हो गया, अभी हिलरी क्लिंटन उनके हस्बैंड भी थे, उसके बावजूद कोई हमने उस तरीके का, आप समझें कि एक तरह से रिएक्शन उस तरह से नहीं देखा। पर्टिकुलरली रिपब्लिकन पार्टी अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन, उसके 6 लोग जो हैं उनके कनेक्शंस की बात हो रही है एस्टेब्लिश फैक्ट के तौर पे, लेकिन उसके बावजूद हमने नहीं देखा कि अखलाकी ग्राउंड के ऊपर किसी ने वहाँ पे रिजाइन किया हो या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कोई तहकीकात के हवाले से मामले को परसू किया हो। अभी जो फाइल्स के हवाले से हम देखते हैं, एडिशनल फाइल्स निकाली गई हैं, इस हवाले से भी बड़ा ड्यूबियस किस्म का एटीट्यूड था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का। वो कह रहे हैं कि ये डुप्लीकेटिव फाइल्स थी, उस वक्त पता नहीं चल सका, हमें लगा कि ये रेपिटेशन हो जाएगी तो हमने फाइल जारी कर दी, लेकिन अब हम इसको जारी कर रहे हैं, फाइल्स को, इसकी तहकीकात कर रहे हैं डेमोक्रेट्स कि ये इंतजामी मसला था या जानबूझ के ऐसा किया गया। या याद रखें, इसको थोड़ा सा जूम आउट करें तो आपको 7 दिन से जारी जो ईरान वॉर है उसके तनाजुर में इसको ज़्यादा बेहतर तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि गूगल के ट्रेंड्स बता रहे हैं कि ईरान वॉर के बाद से लेके एप्स्टीन फाइल से मुतल्लिक जो सर्च की जा रही थी उसमें काफ़ी हद तक जो है वो कमी आई है। तो मेरे ख्याल में डिस्ट्रैक्शन जो है डोनाल्ड ट्रंप का एक और ऐसा नुमाया पहलू है जो इस ईरान वॉर के तनाजुर में हम देख सकते हैं। अभी की फाइल्स के अंदर एक खातून का जिक्र है जिससे मुतल्लिक जो इंटरव्यूज़ हैं उनकी समरी पेश की गई है। 2019 अक्टूबर में लास्ट उसका इंटरव्यू किया गया था। उसका कहना यह, मैं 13 से 15 साल की थी जब एप्स्टीन ने मुझे डोनाल्ड ट्रंप से मुतारिफ करवाया और न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में ले जाके डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे साथ जिनसी ज्यादती की कोशिश की और उसके बाद मुझे और मेरे से मुंसलिक लोगों को फ़ोन की धमकियां जो है कई सालों तक दी जाती रही। उनका इस इंटरव्यू के अंदर कहना यह था कि मैंने FBI के जो एहलकार थे उन्हें बताया कि मैं जितनी इंफॉर्मेशन भी आपको देती हूँ उसका कोई सब्सटेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा, कोई उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। तो एक मायूसी का उन्होंने इजहार किया जिससे पता चलता है कि अमेरिका का जो जस्टिस सिस्टम है वो भी कितना फ्लॉड है। और दूसरी तरफ डिपार्टमेंट ऑफ जो जस्टिस है, जिस तरीके से वो हसास मालूमात को छुपा रहा है, ये भी अमेरिका की तारीख में एक नया पहलू है कि सियासी असर रसूख की वजह से वहाँ के इदारे जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं वो किस तरीके से इन मामलात को जो हैं
वो छुपाते नजर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि कांग्रेस और मीडिया का ज़्यादा वक्त कंज्यूम हो रहा है ईरान वॉर की तरफ है। तो डोनाल्ड ट्रंप की एक कोशिश है कि डिस्ट्रैक्शन ऐसी की जाए और इस वक्त में वो सामने लेके आया जाए ताकि वो मामला डाइल्यूट हो जाए। लेकिन रिपब्लिकन के जो उनके रहनुमा हैं, कांग्रेस के लीडर थॉमस मैसी, जिन्होंने डेमोक्रेट के रूह खन्ना के साथ मिलकर फाइल्स के हवाले से बाई पार्टीजन बिल अप्रूव करवाया, उनका कहना था ईरान पे हमले से फाइलें गायब नहीं हो जाएंगी और ये मामला जो है सामने आके रहेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, अनलाइक यूरोप, अमेरिका के अंदर हमें दूर दूर तक ये मामला जो है नजर नहीं आता जिसके अंदर हम कह अच्छा सकें कि वहां उस्मान के साहब, ऊपर भी जैसे कोई कि आप बता हिसाब रहे हैं अमल। कि 35 लाख जो हैं फाइल्स अभी तक रिलीज़ की गई हैं और तकरीबन 2 मिलियन के मजीद के हवाले से मजीद भी बताया जा रहा है कि वो मजीद फाइल्स जो हैं मंजर-ए-आम पर आ सकती हैं। तो ऐसी किस्तों के अंदर इन फाइल्स को रिलीज़ करना, और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो 13 से 15 साल की खातून के हवाले से जो जिनसी हिरासगी के इल्ज़ामात जो है वो सामने आए हैं, वो आज अभी रिसेंटली जो है उसके मंजर-ए-आम पर आना, और पहले उसे छुपा इसलिए लेना कि लगता है कि जी डुप्लीकेट फाइल्स थी, वो शायद पहले चली गई हों। तो जो महकमा इंसाफ है अमेरिका का, क्या वो ऑन डिमांड या पर्पसफुली जो है वो इनको रिलीज़ कर रहा है, और इसमें क्या कोई ब्लैकमेलिंग का आंसर जो है वो भी आपको नज़र आता है? जी डेफिनेटली, मैंने जैसे कहा कि बड़ा ड्यूबियस किरदार था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का। जिस तरह 26 लाख फाइल उन्होंने रोक के रखी और उन्होंने कहा कि ये लास्ट बैच ऑफ फाइल है, हम उसके बाद रिलीज नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी डेफिनेटली वो शायद इन फाइल्स को रिलीज करे। लेकिन अभी के लिए वो यही तासुर एक सामने आ रहा है कि 26 लाख फाइल्स को होल्ड करना, विद हेल्ड करके रखना, इससे पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप और उसके अलावा जो उनके क्रोनीज हैं और फिर एप्स्टीन के जो इसराइल के साथ कनेक्शंस हैं, उस हवाले से काफ़ी जो है मैट्रिक टन्स ऑफ डाटा अभी तक भी दुनिया के सामने नहीं लेके आए गए। और याद रखें, ईरान के हवाले से जो हमले की टाइमिंग है, इसके ऊपर भी बात हो रही है कि क्या ये नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक टाइमिंग सेट करके अटैक किया ताकि पूरी दुनिया को डाइवर्ट करके एटमी खतरे से दो चार कर दिया जाए और उसके पीछे दुनिया के ताकतवर शख्स का माजी जो है वो दफन कर दिया जाए। तो जैसे आपने कहा, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो शुरू से लेके अब तक, और वो कभी रिलीज ना करते, अगर बाई पार्टीजन बिल में कांग्रेस साइन ना करती तो डोनाल्ड ट्रंप भी उस मसवदे के ऊपर दस्तखत ना करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इखलाकी साख जो है डोनाल्ड ट्रंप की वो कभी थी ही नहीं, और जिस तरीके से इखलाकी और सियासी साख को दचका पहुंचा है, इसकी रिफ्लेक्शन आपको मिलेगी मिड टर्म इलेक्शन जो नवंबर में होने जा रहे हैं, क्योंकि खवातीन वोटर्स के अंदर काफ़ी जो है वो अनपॉपुलर हुए हैं। और अभी हम देखते हैं जो अप्रूवल रेटिंग के हवाले से अमेरिका का डाटा आ रहा है, वो बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग काफ़ी गिर गई है, तकरीबन 44 से 46% है। और अगर तेल की कीमतें $4 फी लीटर जाएंगी अमेरिका में, तो ये और नीचे की तरफ गिर जाएंगी है। लेकिन मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हॉट वाटर के अंदर है, क्योंकि वॉर को उन्होंने छेड़ के भी वहां से भी कोई सब्सटेंस नहीं मिल सका, कोई डिविडेंड्स मिल नहीं सके है। तो ही इज बिटवीन हार्ड एंड रॉक प्लेस, आगे खाई है और पीछे भी आप कह लेंगे कुआं है। तो वहां पे वॉर के अंदर भी वो स्टक हो गए हुए हैं और यहाँ की सूरत हाल भी कहीं जाती नजर ऐसा आ नहीं रही। कांग्रेस वक्ती तौर के ऊपर तो अपनी अटेंशन एनर्जीज जो है वो डाइवर्ट कर चुकी हुई है, लेकिन जिस तरीके से रिपब्लिकन और पर्टिकुलरली डेमोक्रेट्स इस केस को परसू कर रहे हैं, मुझे लगता है मामला आगे की तरफ जाएगा। लेकिन जिस तरह डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एक स्टूज बन गया है, एक आला कार बन गया, तो वो ऐसे ही लगता है जैसे किसी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर हम इस तरह का मामला देखते हैं। और बहुत मुश्किल है कि ये फाइल्स वहां पे रिलीज हों। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जो खातून है पॉम बांडी, ये वही खातून है जब 2008 में एप्स्टीन को सजा सुनाई गई थी तो एलेक्स अकोस्टा जो है उनकी जूनियर थी, और उन तमाम लड़कियों ने कहा था कि इसको छोड़ दिया गया, प्लीज आप हमारी इंटरव्यूज दोबारा लें और दोबारा से इस प्रोसेस को रिज्यूम करें। तो इस पॉम बॉन्डी ने, जो फ्लोरिडा की उस वक्त अटॉर्नी जनरल थी, इन्होंने इनकार कर दिया था। जी। और इनका रवैया अगर आप देखें टेप के ऊपर मौजूद है, इंतहाई डिस्ग्रेसफुल तरीके से इन्होंने सवालात को डाइवर्ट करने की कोशिश की और व्हाट अबाउटिज्म शुरू कर दिया कि जब भी कोई डेमोक्रेट सवाल करता था तो वो उसकी रियासत से मुतल्लिक वहां पे जो कानून के हवाले से मसाइल हैं उसके ऊपर बात करती थी। तो मेरे ख्याल में अमेरिका का जो एक तरह का विशियस किस्म का चेहरा दुनिया के सामने आया है, जो बात करते थे जस्टिस सिस्टम की और जस्टिस जो है हर बंदे के लिए इक्वल है, मेरा नहीं ख्याल उसके अंदर वहां के ऊपर जो मिलियंस ऑफ डॉलर के पैसे दे के सिविल सेटलमेंट्स की गई है वो ऐसा ही है जिस तरीके से हम अपने इर्द गिर्द पाकिस्तान में देखते हैं या पैसा दे के सेटलमेंट कर देते हैं, और ये एग्जैक्टली चीजें अमेरिका में होती नजर आ रही हैं। मेरा ख्याल है यूरोप के अंदर मामला आगे चलेंगे, जिस तरह पैलेस जो है यूके का हिल गया, जी। जिस तरीके से वहां पर लॉर्ड मिडिल्सन को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है और वहां के ऊपर तहकीकात जारी हैं, अमेरिका के अंदर मुझे लगता है इखलाकी साख अमेरिका की जो है दुनिया के अंदर भी और खुद डोमेस्टिक लेवल पे भी काफी कंप्रोमाइज हुई है। आपके ख्याल में और पूरी दुनिया में अमेरिका की साख जो है वो इन फाइल्स के रिलीज होने के बाद जो है वो मुतासर हुई है? फिलहाल शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी नाज़रीन खत्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।